Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. Here is Madiha Chemist with a new and interesting chemistry video. जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 का ही टॉपिक है कोवलेंट रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाती जाऊं कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, खुद भी करें, दूसरों से भी करवाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर कोई कमेंट हो कोई सजेशन देनी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आयोनिक रेडियाई के बारे में। तो नाम से पता चल रहा है कि किसी आयन का जो रेडियस होगा वो होगा, उस आयन का हम आयोनिक रेडियाई उसे क्या देंगे। रेडियस एटॉमिक रेडियाई के बारे में लास्ट हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्या होता है एटॉमिक रेडियाई। एक एटम के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस। तो अगर एक आयन का जो हम रेडियस लेंगे वो क्या होगा, आयोनिक रेडियाई होगा। और यकीनन आयन है या एटम की हम बात करें तो वो क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। अब रेडियस की अगर हम बात करें आयोनिक रेडियस की, तो दो तरह के आयन्स हैं, एक होता है कैट आयन और दूसरा है जी एनाइन। कैट आयन आपको नाम से पता चल रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज जिस आयन पे होगा तो वो होगा कैट आयन। तो कैट आयन का रेडियस कहलाएगा कैट आयनिक रेडियस। सोडियम हमें पता है ग्रुप नंबर 1 में है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इजीली ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। तो सोडियम के पास पहले 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो अब सोडियम के पास प्रोटॉन्स तो 11 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 10 रह गए। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम हो गए। पेरेंट एटम था सोडियम, इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो अब क्या रह गए, अब इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। तो अब जो बना वो क्या है, कैट आयन बना। तो कैट आयन का जो रेडियस हमने देखा वो उसके पेरेंट एटम से क्या है, स्मॉल है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अगर हम रेडियस की तरफ चलें तो सोडियम का देखिए एटॉमिक रेडियस है 186 पिकोमीटर। सोडियम का है एटॉमिक रेडियस, क्योंकि सोडियम अगर आप देखें तो ये एटॉमिक फॉर्म में है ना। जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो अब सोडियम आया स्टूडेंट्स आयोनिक फॉर्म में। तो अब क्या हुआ, इसका एटॉमिक आयोनिक रेडियस कितना हुआ, 95 पिकोमीटर। तो 186 से जो 95 तक का जंप मारा है सोडियम ने, इसका मतलब है कि सोडियम का आयोनिक रेडियस क्या है, कम है। क्यों कम हुआ ये हम आगे पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें एन आयोनिक रेडियस की, तो एन आयोनिक रेडियस हम कहते हैं कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होता है, तो उस पर चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वो एन आइन बन जाता है। बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक नेगेटिव, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 नेगेटिव आ जाएगा। तो बेसिकली वो क्या बन जाएगा, एन आइन। और उस एन आइन का जो रेडियस होगा वो होगा एन आयोनिक रेडियस। तो हमने ये देखा कि क्लोरीन की एग्जांपल ली। क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्लोरीन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या लगता है आपको, 7 इलेक्ट्रॉन देगा या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेगा और ख़ुद को स्टेबल करेगा। यकीनन वही क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करेगा। अब क्लोरीन के पास पहले 17 थे, टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाले शेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। और सोडियम क्लोरीन क्या हो गया, अब क्लोराइड की शक्ल में, एनाइन की शक्ल में आ गया और स्टेबल हो गया। तो प्रोटॉन्स तो देखिए सोडियम के वही हैं, 17 प्रोटॉन्स पहले थे, अब भी 17 ही हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ऐड हो गया क्लोरीन में। अगर आप इसका रेडियस देखें तो पहले क्लोरीन था 99 पिकोमीटर, अब हो गया क्लोरीन 181 पिकोमीटर। तो नज़र आ रहा है हमें कि क्लोरीन का जो रेडियस है वो क्या है, बढ़ा है, इंक्रीज़ आया है उसमें। जो हमने क्लोरीन लिया था पेरेंट एटम जिसे हम कह रहे हैं, उसकी निस्बत जो एनाइन बना है Cl नेगेटिव, उसका साइज़ क्या है, ग्रेटर है। एनाइन बिगर इन साइज़ है देन पेरेंट एटम। ऐसा क्यों है ये भी हम आगे देखेंगे। अभी तो हमने देख ली ना, एग्जांपल्स देख ली, कैटाइन क्या है, एनाइनिक रेडियस क्या है, और हमने एग्जांपल से भी समझ आ गई कि
एनाइनिक रेडियस जब बनता है, एनाइन बनता है तो रेडियस में इंक्रीज़ आता है पेरेंट एटम की निस्बत, और जब कैटाइन बनता है तो रेडियस में कमी आती है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट एटम। अब आते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, जस्टिफाई। साइज ऑफ कैटाइन, क्यों कैटाइन का साइज स्मॉल होता है पेरेंट एटम की निस्बत? ये तो हम पीछे भी देख चुके हैं कि साइज़ में तो वाकई भाई कमी आ रही है। सवाल ये पैदा हुआ कि कमी क्यों आती है। तो आपको पता है कैटाइन कैसे बनता है? जब हम वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट्स आपको पता है क्या है? सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ही है, ऐसे होता है ना, पहले 2 फिर 8 10 हो गया, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल ही क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ना। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा शेल में तो वो आउटर मोस्ट शेल भी क्या हो गया? सोडियम का ख़त्म हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से स्टूडेंट्स ये होगा कि आउटर मोस्ट शेल जब रिमूव हो गया, बाहर वाला शेल रिमूव हो गया इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से, तो वो साइज़ ऑटोमेटिकली स्मॉल हो गया जो कैटाइन बना। दूसरी रीज़न हम ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो इम्बैलेंस हो जाती है। हमने अभी देखा कि पहले था 11 प्रोटॉन्स थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं। पहले तो देखिए 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो अब 11 पॉजिटिव हैं और 10 नेगेटिव हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो अब बैलेंस नहीं है, प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की निस्बत, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। तो अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि अब न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत ज़्यादा है। तो जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे दे विल बी ड्रॉन क्लोज़र टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, न्यूक्लियस ज़्यादा उनको अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज न्यूक्लियस की तरफ प्रोटॉन्स का पलड़ा भारी है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल। तो इस वजह से क्या होगा? कैटाइन का साइज स्मॉलर होगा पेरेंट एटम की निस्बत, बिकॉज न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, साइज़ छोटा हो गया। और एक रीज़न क्या बताई? इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो कई दफ़ा अगर बाहर वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसा कि ग्रुप नंबर 1 में होता है, तो पूरे का पूरा शेल ही, जब इलेक्ट्रॉन गया तो शेल ही ख़त्म हो गया, उस वजह से भी क्या होगा? साइज़ स्मॉल हो गया। तो ये 2 रीज़न्स हैं जिनकी वजह से कैटाइन का साइज़ स्मॉलर होता है पेरेंट एटम की निस्बत। ये तो हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अब कई दफ़ा ये भी पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, साइज ऑफ एनाइन इज़ ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम, जस्टिफाई। कि जी एनाइन का साइज़ पेरेंट एटम की निस्बत ग्रेटर है। अभी हमने पीछे पढ़ा भी, ये हमने देखा भी कि एनाइन जो बना उसका तो रेडियस ज़्यादा था उसके पेरेंट एटम की निस्बत। ऐसा क्यों हुआ? तो होता ये है स्टूडेंट्स कि एनाइन कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है एटम, ऐसा ही है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो गए ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज रहा सेम, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो सेम है, तो उस वजह से न्यूक्लियस का जो होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे वो कम हो गया। देखिए ना, हमने अभी पढ़ा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ एटम में तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स, पहले प्रोटॉन्स 17 थे, प्रोटॉन्स अब भी आयन बना, एनाइन बना, प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं। क्या चीज़ बढ़ी? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। अब इलेक्ट्रॉन्स का पलड़ा भारी है प्रोटॉन्स की निस्बत, तो प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं तो न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से अट्रैक्शन क्या होगी? अट्रैक्शन डिक्रीज़ करेगी बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जब अट्रैक्शन डिक्रीज़ करेगी तो ऑटोमेटिकली आप अगर देखें, तसव्वुर करें तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा ना एनाइन का। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स थे बाहर वाले शेल में, जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पे अब न्यूक्लियस का होल्ड, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का होल्ड कम हो गया।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अब तादाद में ज़्यादा हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एनाइन का साइज़ बड़ा होगा पेरेंट एटम की निस्बत। और दूसरी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, यकीनन ऐसा होगा। देखिए ऑलरेडी बायरल शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब एक और इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन ने ऐड तो शेल में होना है ना, तो ऑलरेडी पहले भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कुछ ना कुछ तो मज़ाहमत होगी, कहीं ना कहीं जेलसी भी होगी जो प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन उसको कि ये कहाँ से आ गया भाई मेरी जगह पे। तो वो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, शेल एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशन ऑफ शेल होगी। तो इसलिए इन दो रीजंस की वजह से हम कहते हैं कि एनाइन का साइज़ अपने पेरेंट एटम्स की निस्बत क्या होता है, ग्रेटर होता है, बिगर होता है। फ्लोरीन की एग्जांपल पहले हमने क्लोरीन की देखी, अब फ्लोरीन अगर देखिए तो पहले था जी 72 पिकोमीटर, जब फ्लोराइड आयन बना तो साइज़ ग्रेटर हुआ, बन गया 136 पिकोमीटर। क्लियर इज़ दैट। होपफुली अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। अब आता है जी नेक्स्ट, रेडियस ऑफ क्रिस्टल लेटिस। रेडियस ऑफ क्रिस्टल लेटिस की अगर बात करें, अब आ जाता है जी स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ क्रिस्टल लेटिस। रेडियस ऑफ क्रिस्टल लेटिस की अगर हम बात करें तो क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, बेसिकली आसान लफ्ज़ों में अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि जी जो आयोनिक कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं, लाइक NaCl है, KCl है, जो कंपाउंड्स आयन से मिलके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बन रहे होते हैं, जिनमें आयोनिक बॉन्ड होता है, तो वो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। वो जो सॉलिड स्टेट है, जो सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिनमें आयंस 3D अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं क्रिस्टल लेटिस। या आप कह लो सिमेट्रिकल 3D अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। अब ये जो क्रिस्टल लेटिस है, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उसमें, तो उसमें जो रेडियस उसका होगा वो क्या होगा, इंटर आयोनिक डिस्टेंस आर इन द क्रिस्टल लेटिस इज इक्वल टू सम ऑफ कैटाइन रेडियस एंड एनायोनिक रेडियस। मतलब कि जो रेडियस है, लाइक NaCl का रेडियस है, ठीक है, हमने एक आयनिक कंपाउंड लिया NaCl, उसका रेडियस r, इंटर आयोनिक डिस्टेंस r किसके इक्वल होगा, r प्लस मतलब सोडियम के रेडियस के, प्लस मतलब कैटाइनिक रेडियस। कैटाइन क्या है NaCl में, Na है कैटाइन, इसका रेडियस, प्लस जो क्लोराइड का रेडियस है उसके रेडियस के सम के इक्वल होगा क्या, इंटर आयोनिक डिस्टेंस ऑफ अ क्रिस्टल लेटिस। अब देखिए अगर हम बात कर लेते हैं NaCl की, अगर हम बात करें तो जी इसका इंटर आयोनिक डिस्टेंस होता है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस देखिए जी, ये पॉजिटिव आयन है, ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव आयन का साइज़ बड़ा होता है, तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस आता है ना इनका, ये जो इक्वल है किसके, कैपिटल R के, जिसमें ये हाफ क्या है कैटाइन का 95 पिकोमीटर, और ये है जी एनाइन 181 पिकोमीटर, तो वो प्लस करें तो हमारे पास आ गया 276 पिकोमीटर। तो अगर हमें ये पता हो इंटर आयोनिक डिस्टेंस तो हम किसी आयन का उसमें से रेडियस निकाल सकते हैं। लाइक हम अगर एन आयनिक रेडियस R नेगेटिव निकालना चाहें तो क्या होगा, R पॉजिटिव, कैट आयन का रेडियस क्या होगा, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा R से, तो 276 माइनस 95, तो एन आयनिक रेडियस आ जाएगा 181 पिकोमीटर। समझ आ रही है बात। और ट्रेंड्स अगर हम बात करें आयनिक रेडियाई के तो सेम है जैसे कि हमने एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड्स डिस्कस किए थे कि जी अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस लें तो वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़, और डाउन द ग्रुप क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं जी कोवलेंट रेडियाई की। कोवलेंट रेडियाई क्या है, नाम से पता चल रहा है जब हम कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करेंगे, जब कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो उनका जो रेडियस होगा वो होगा कोवलेंट रेडियाई। और कोवलेंट हम आगे बात करेंगे भी कोवलेंट बॉन्ड की, अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब जब सिमिलर एटम्स हों,
ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हमने बात की, ये हमारे पास है जी मार्कर यहाँ पे। लाइक हम कहते हैं हाफ ऑफ सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल। दो हमने सिमिलर एटम्स हाइड्रोजन लिए, ठीक है, वो क्या है एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन है ना दोनों हाइड्रोजन्स के पास, दोनों क्या करें वो एक एक हाइड्रोजन शेयर करें, एक दूसरे की जो हाइड्रोजन की एक हाइड्रोजन की कमी है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है दोनों हाइड्रोजन्स के पास, वो पूरी करें। तो इस शेयरिंग की वजह से ये जो बॉन्ड बन रहा है दोनों हाइड्रोजन्स के दरमियान, ये है कोवलेंट बॉन्ड। अब क्या है कि ये जो पूरा हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं कोवलेंटली बॉन्डेड है, इनके दरमियान ये जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है ये है जी 75.4 पिकोमीटर। ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कितनी है 75.4 पिकोमीटर। हम कहते हैं हाफ ऑफ सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड, दोनों कोवलेंटली बॉन्डेड है ना, तो इस बॉन्ड लेंथ का क्या होगा हाफ जो होगा, जो कि इक्वल है 37.7 पिकोमीटर के, ये क्या होगा हाइड्रोजन एटम का रेडियाई होगा, ये होगा कोवलेंट रेडियाई। फॉर हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बॉन्ड लेंथ क्या है दोनों एटम्स के दरमियान 75 पिकोमीटर, और इस 75.4 का हाफ 37.7 क्या होगा हाइड्रोजन का रेडियस होगा। सो समझ आ गई कोवलेंट रेडियाई की। आगे हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। हमने ले लिया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में स्टूडेंट्स अब क्या है जी कार्बन और किसके दरमियान बॉन्ड बन रहा है CH Cl3 होता है क्लोरोफॉर्म। एक हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, ये दरमियान में क्या है कार्बन, एक हाइड्रोजन है और 3 क्या हैं जी क्लोरीन्स हैं। अब बेसिकली ये क्या बन रहे हैं सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है कार्बन, क्योंकि है तो कार्बन के डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्डिंग, लेकिन इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन क्लोरीन के दरमियान या कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। क्या हम कहें जी कार्बन ने पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया या हाइड्रोजन ने पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, नहीं, इनमें हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। तो इसलिए कार्बन जो चारों बॉन्ड्स बना रहा है वो स्टूडेंट्स वो है जी कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है। तो अब इनका जो रेडियस होगा क्या होगा, ये जो रेडियस है लाइक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ हमें पता है 176.7 पिकोमीटर है। तो जो क्लोरीन एटम का रेडियस है कोवलेंट रेडियस क्लोरीन का क्या है 99.4 पिकोमीटर। अब अगर हमें कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ पता है, ठीक है, अब उसमें से हमें क्लोरीन का रेडियस पता है, तो क्या हम कार्बन का कोवलेंट रेडियस फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम 176 जैसे कि हमने पीछे किया आर, हमें टोटल इंटर आयोनिक डिस्टेंस पता था, ठीक है, आपने क्या किया और उसमें से एक आयन का भी आपको रेडियस पता था, तो आप क्या करेंगे टोटल जो इंटर आयोनिक डिस्टेंस है उसमें से एक आयन का रेडियस माइनस करेंगे, तो दूसरा जो एन आयनिक है उसका रेडियस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हमने देखा, अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ पता है, क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस पता है, तो हम कार्बन का कोवलेंट रेडियस यकीनन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हमने जो टोटल है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ 176.7, उसमें से क्लोरीन एटम के कोवलेंट रेडियस को माइनस किया तो कार्बन एटम का कोवलेंट रेडियस आ गया 77.3 पिकोमीटर। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कोवलेंट रेडियाई कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आयोनिक रेडियाई एंड कोवलेंट रेडियाई। होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जी साइज़ ऑफ कैट आयन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। यह शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है साइज़ ऑफ एनाइन इज़ ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। इसको आपने जस्टिफाई करना होता है। या डेफिनेशन पूछी जाती है आयोनिक रेडियाई एंड कोवलेंट रेडियाई की विद एग्जांपल्स। हमेशा डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपने अगर कहा जाए या ना कहा जाए कि जी विद एग्जांपल्स, अंडरस्टूड है कि अगर डेफिनेशन पूछी जा रही है तो आपने साथ एग्जांपल्स मेंशन करनी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, ज़रूर स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पूरी सुने, समझ आती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना शेयर कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।